वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसके कुछ टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, बाकी के टॉपिक्स इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगी कि कौन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और कौन से कम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ताकि आप उससे पता कर सकें कि कौन किसको विस्थापित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज जो बनाई है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है मोस्ट रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वैसे एलिमेंट्स हैं, है ना। और उसके नीचे रिएक्टिविटी कम होते गई है, जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, ये सब आप देखते जाइए। और नीचे सबसे कम रिएक्टिव में क्या है? प्लेटिनम। ठीक है, और इस पे बेसिस हम कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया के। जैसे यहाँ पे है आयरन और कॉपर सल्फेट, इसमें जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, आयरन और कॉपर सल्फेट में इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे कि आयरन कहाँ है और कॉपर कहाँ है। ठीक है, तो ये रहा आयरन और ये कॉपर। जितना नीचे जाएंगे उतने ही रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा कि कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद वहाँ चला जाएगा, है ना। तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम और हाइड्रोजन सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन से मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड है और क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्या करेगा, पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन के रिएक्शन में जो आयोडीन है वो क्लोरीन से ज़्यादा जो क्लोरीन है वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन आयोडीन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, आयोडीन यहाँ पे अलग हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ देखेंगे अगला टॉपिक है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो विस्थापन होता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यहाँ पे आयन आदान प्रदान होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं A + B - C + D-। मान लीजिए कि ये दोनों A + B- एक यौगिक है और C + D- एक यौगिक है, तो क्या होगा, इसका प्लस वाला दूसरे वाले के माइनस वाले के साथ आ जाएगा। ठीक है, और इसका प्लस वाला दूसरे वाले के माइनस वाले के साथ आ जाएगा और इसका माइनस वाला दूसरे वाले के प्लस वाले के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो पहले हम प्लस वाला पहले जो भी यौगिक में रहता है ना एलिमेंट, वो प्लस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, कैटायन है, जिसको विद्युत धनात्मक बोलते हैं। सोडियम कैटायन है, मतलब प्लस वाला है, सल्फेट जो है माइनस वाला है। यहाँ देखेंगे नीचे मैंने लिखा है सोडियम प्लस चार्ज वाला है और माइनस चार्ज वाला सल्फेट है। यहाँ पे बेरियम जो है प्लस चार्ज वाला है, क्लोरीन जो है माइनस चार्ज वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के आयन एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। मतलब यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम इसके माइनस वाले के साथ चला जाएगा और सल्फेट इसके प्लस वाले के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपचयन और अपचयन, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो अब सबसे पहले उपचयन देखेंगे। उपचयन क्या होता है,
जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, या तो ऑक्सीजन बढ़ेगा या फिर हाइड्रोजन कम होगा, उसको हम कहेंगे क्या, उपचयन अभिक्रिया। उसका दूसरा भी डिफिनीशन है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना और विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन होता है, विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन होता है। तो ये उसी को दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना और विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। या फिर तीसरा डिफिनीशन, ये सबसे इजी डिफिनीशन है, इसमें हम देखेंगे, बस ये समझने का फेर है। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ पे मैग्नीशियम पे चार्ज क्या है, ये न्यूट्रल है ना, और यहाँ पे मैग्नीशियम पे चार्ज क्या हो गया है, +2। तो प्लस चार्ज कब बढ़ता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है खुद में से। जैसे सोडियम जो है, सोडियम ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तब क्या हो जाता है, सोडियम पे प्लस चार्ज हो जाता है। वैसे मैग्नीशियम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो मैग्नीशियम पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी हो गई, है ना। और डिफिनीशन क्या कहता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती हो वो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे 2 तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी हो गई है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर, है ना। क्या था डिफिनीशन में, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल गया, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, अपचयन। तो अपचयन क्या होता है, बिल्कुल उसका उल्टा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन बढ़ता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर कमी किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की, है ना, और वृद्धि किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की। वृद्धि हो रही है हाइड्रोजन की, मतलब विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन होता है ना, तो विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना और विद्युत ऋणात्मक, कौन सा, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक होता है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। या फिर तीसरा डिफिनीशन क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन में, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो, मतलब माइनस चार्ज और बढ़ता जाए। वहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस की तरफ जा रहा था, Mg न्यूट्रल था, मैग्नीशियम न्यूट्रल था, तो क्या हो गया, +2 चार्ज हो गया उस पर। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस की तरफ जाएगा। जैसे चलिए एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर पे यहाँ पे +2 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ जाके कॉपर पे क्या चार्ज हो गया है, कॉपर न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया, +2 चार्ज माइनस। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था और ऑक्सीजन इसमें से निकल गया तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया ना। पिछले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया Cl2 के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं, कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स नाम से ही पता चल रहा है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों जिसमें होता है उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों क्रियाएं एक साथ हो, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है, Mg न्यूट्रल है ना, इस पे क्या हो गया, +2 चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया,
है ना। लेकिन हाइड्रोजन पे यहाँ पे भी प्लस चार्ज था, यहाँ जाके न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दोनों क्रिया एक साथ हो रही है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ मतलब उपचयन हुआ, और हाइड्रोजन का अपचयन हो गया। ठीक है, दोनों क्रिया एक साथ हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ज़्यादातर एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शंस के ही मिलते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए किसका उपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। अभी तक तो हम लोग अलग अलग रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें टेम्परेचर के आधार पर नहीं था, या तापमान के टेम्परेचर के आधार पर है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी, जिसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक गैस का जलना, दहन मतलब जलना, तो प्राकृतिक गैस मतलब मीथेन गैस जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, और उसके साथ साथ क्या निकलती है, एनर्जी, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊष्मा छेपी, मतलब जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है ना। तो कोई भी चीज़ जब जलता है तो वो क्या होता है, मैक्सिमम कोई भी चीज़ जलता है तो उसमें एनर्जी बाहर, जो कोयला जलता है तो उसमें से भी निकलता है, आग निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, वो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। दूसरा अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें पहले वाले में तो ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही थी, इसमें क्या, ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा, अब ऊर्जा कौन से फॉर्म में हो सकती है, ऊष्मा के रूप में, या प्रकाश के रूप में, या विद्युत ऊर्जा के रूप में दी जाती है, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में जितने भी तरह के वियोजन अभिक्रियाएं थी वो आ जाएंगी। वियोजन अभिक्रिया में आपने पढ़ा था ना, किसके किसके थ्रू वियोजन हो रहा था, मतलब किसके किसके चलते वियोजन हो रहा था, वियोजन हो रहा था, ऊष्मा कहीं दे करके उस वियोजित किया जा रहा था, है ना, कहीं विद्युत धारा दे करके किया जा रहा था, कहीं सूर्य का प्रकाश दे करके वियोजन अभिक्रिया की कराई जा रही थी। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, ऊष्माशोषी होती हैं, क्योंकि उसमें हमें किसी न किसी तरह से ऊर्जा देनी पड़ती है, चाहे वो ऊष्मा के फॉर्म में हो, चाहे वो विद्युत धारा के फॉर्म में हो, चाहे वो सूर्य के प्रकाश के रूप में हो। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, क्या क्या उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव होते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ पे होता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, संक्षारण, जिसको कोरोजन बोलते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता मतलब नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं, इसे संक्षारण कहते हैं। जब कोई भी धातु हवा, पानी, अम्ल, नमी इनके संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक परत बन जाती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, अवांछनीय होता है, न चाहते हुए भी उसके ऊपर परत बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं संक्षारण। और ऐसी धातु को हम संक्षारित धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, लोहे पर जंग लगना, लोहा जब ज़्यादातर हवा, पानी या नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, मतलब क्या होता है, उसके ऊपर ऑक्साइड बन जाता है। लोहे का फॉर्मूला क्या होता है, Fe, है ना, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, Fe का ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आयरन ऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चांदी का काला पड़ना।
चांदी भी काली पड़ने लगती है, कॉपर या पीतल के सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है संक्षारण के। उसके बाद हम देखेंगे संक्षारण को रोकने या उसके बचाव के क्या उपाय हैं, है ना। तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? धातु की सतह पर पेंट, ग्रीस या तेल लगा करके। आप लोग देखते हो ना, जब कहीं पे भी नट बोल्ट वगैरह लगाया जाता है उस पर जंग लगा रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको मिट्टी तेल में या तो डुबो देते हैं या फिर उस पर ग्रीस तेल, जब कुछ जाम चलने लगता है तो उस पर हम ग्रीस या तेल लगा देते हैं। तो उसका क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। किसकी वजह से? ग्रीस या तेल लगाने की वजह से। घर्षण बढ़ता किसकी वजह से है? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो गया रहता है, संक्षारित हो गई रहती है वो धातु। तो संक्षारण को कम करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, पेंट, ग्रीस या तेल लगा देते हैं। पेंट देखिए, जैसे हमारे घरों में जो ग्रिल लगाई जाती है, लोहे के दरवाजे वगैरह जो लगाए जाते हैं, तो उसको पेंट करना पड़ता है। क्यों? ताकि उस पे वो परत न जमे, उस पे जंग ना लगे। ठीक है, तो धातु की सतह पे पेंट, ग्रीस या तेल लगा करके हम इसको रोक सकते हैं। सेकेंड है मिश्र धातु बना करके। मिश्र धातु बना देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। जैसे लोहा और कार्बन दोनों मिला करके क्या बना दिया जाता है, स्टेनलेस स्टील, जिसके बर्तन में हम लोग खाना खाते हैं, है ना। तो उसमें मेन मेटल कौन सा होता है, आयरन ही होता है स्टेनलेस स्टील में। लेकिन कार्बन के साथ मिला करके उसका मिश्र धातु जब बना दिए तो स्टेनलेस स्टील पे जंग नहीं लगता। ठीक है, या फिर जंगरोधी पदार्थ जैसे कि क्रोमियम, एल्युमिनियम, जिंक आदि की परत चढ़ा करके। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिन पे जंग नहीं लगता है, जैसे क्रोमियम, एल्युमिनियम, जिंक, इन पे जंग नहीं लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो जंग लगने वाली धातुएं हैं उसके ऊपर इसका लेयर चढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या है, विकृत गंधिता या विकृत गंधिता। आपने नाम बुक में पढ़ा होगा, लेकिन इसका मतलब होता है बासी होना। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। अब ये क्या होता है, तो देखेंगे जब तेल और वसा उपचयित ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तेल और वसा ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वे विकृत गंधित हो जाते हैं, उनका स्मेल भी चेंज हो जाता है तथा उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। उनका स्वाद भी बदल जाता है और गंध भी बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। आपने गांव में या फिर घर पे जो भी खाने वाली चीज़ें बनती होंगी, बोलते हैं बासी हो गया है, ख़राब हो गया है। क्यों हो जाता है वो? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के संपर्क में वो आकर के क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। उसमें हम लोग जो भी तेल या वसा डाले रहते हैं, तेल से बनाए रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और वो बदबूदार भी लगने लगता है, स्मेल भी करने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, है ना। विकृत गंधिता और कुछ नहीं है, जो घर में खाना खराब हो जाता है, खाने वाली चीज़ें ये सब, तो वही होता है विकृत गंधिता। नाम सुन के आप लोग नहीं डरना। ठीक है, तो विकृत गंधिता को कैसे रोक सकते हैं, तो सबसे पहले कि तैलीय या वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ, जिन्हें प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं, उन्हें मिलाया जाता है ना। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो भी तेल वाली चीज़ें होती हैं, वसा वाली चीज़ें होती हैं, उन्हीं में ज़्यादा होता है ना, ड्राई वाली चीज़ों में कम होता है। तो हम क्या करेंगे कि उनमें कुछ ऐसी चीज़ें मिला देंगे जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो ही नहीं, उपचयन हो ही नहीं, हो भी तो बहुत धीरे धीरे हो। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ, ऐसी सामग्रियां जो उपचयन को रोकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रति ऑक्सीकारक या फिर एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर हम उसमें मिला दें तो क्या होगा, उन खाद्य सामग्रियों का लाइफ बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखकर, एयर टाइट कंटेनर में। जैसे बिस्किट वगैरह हम लोग रखते हैं, खुले में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाता है ना, नमी हो जाती है उसमें। तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, डब्बा में बंद करके, कि ताकि उसमें हवा न लगे, है ना। तो खाद्य पदार्थों को किस में, वायुरोधी एयर टाइट कंटेनर में रख करके भी हम उपचयित होने से बचा सकते हैं। तीसरा है कुछ उच्च वसीय खाद्य पदार्थों जैसे कि
चिप्स को पैक करते समय चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भरी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। चिप्स का जो पैकेट हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे इसमें तो चिप्स से ज़्यादा तो हवा भरी है। वो कोई आम हवा नहीं होती। क्या किया जाता है, जब उसको पैक किया जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल करके और नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। जब नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील होती है, वो चिप्स के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती है ना, तो उपचयन से चिप्स बच जाता है और वो लंबे टाइम तक कुरकुरा रहता है और टेस्ट भी बना रहता है। ठीक है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे BHT, BHA, विटामिन E, विटामिन C, तेज़पत्ता वगैरह वगैरह, ये सब क्या होती हैं, इनका यूज किया जाता है खाद्य सामग्रियों का लाइफ बढ़ाने में। ठीक है। उसके बाद क्या है, चौथा नंबर, अधिक अल्पकालिक आधार पर, मतलब बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए सब्जियों, फलों, मांस और तरल पदार्थों जैसे ताज़े खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए हवाबंद पैकिंग का उपयोग किया जाता है। बहुत जगह हवाबंद पैकिंग का उपयोग किया जाता है। हवाबंद पैकिंग, आप मॉल वगैरह में सामान लेने जाते होगे तो वहाँ पे देखे होगे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रहते हैं जैसे खजूर वगैरह, उनको कैसे पैक किया गया रहता है, उसमें कि पूरी हवा उस पैकेट में से निकाल ली गई रहती है ना। उसको निर्वात कर दिया गया रहता है ताकि उसमें हवा रहे ही नहीं और वो किसी ज़्यादा हवा रहेगी ही नहीं तो रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा। निर्वात कर दिया जाता है ना। और निर्वात करने के बाद उसको पैक कर दिया जाता है। उसके लिए वैक्यूम पैकिंग, उसी को बोलते हैं हवाबंद पैकिंग। वैक्यूम मतलब निर्वात, हवाबंद पैकिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी जिनके आंसर आप खुद देना, आप खुद को टेस्ट करना कि आपको कितना कुछ समझ में आया। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।